वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 1 एंड 2 कवर करेंगे, जिसमें हम इनिशियली इंट्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन क्लास को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लास यानी जो डेफिनेशन हैं, टोटल 10 डेफिनेशन हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई हैं? हम इस वीडियो में टोटल 5 डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन, फिर प्रॉमिस की डेफिनेशन, और उसके साथ ही एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। प्रॉमिजर और प्रॉमिजी की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और इन्फोर्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके साथ पढ़ेंगे। और एंड में ब्रीफली इन जो हमने डेफिनेशंस कवर की होंगी उनकी समरी देखेंगे। तो सेक्शन 1 एंड 2 के अंदर टोटल 10 डेफिनेशन हैं और हम 5 को फोकस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो वो पार्शल हम कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका जो शॉर्ट टाइटल है, जिस नाम से इसे बुलाया जाता है, उसे कहते हैं दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो लॉन्ग टाइटल होता है किसी भी एक्ट का, वो बेसिकली रोमन के अंदर होता है और उसमें ईयर का रेफरेंस होता है कि ये एक्ट नंबर दैट ऑफ दिस ईयर है। अच्छा, इसके एक्सटेंट यानी ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये एक्ट पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इसकी कमेंसमेंट जो है, ये क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले कमेंसमेंट हुई थी, तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। फिर इससे जो इनेक्टमेंट रिपील हुई है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नथिंग हियर इन कंटेन शेल अफेक्ट एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। यानी अगर किसी लॉ के बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया कि वो कैंसिल हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से उसको कैंसिल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है और इसके अलावा जो लॉज होते हैं वो स्पेशल लॉज होते हैं। तो ये जनरल लॉ के मुकाबले में हमेशा स्पेशल लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। हाँ, किसी चीज़ को अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना कर देगा तो सिर्फ वो मना होगी, अदरवाइज वो मना नहीं होगी। नॉर एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। अब इसी तरह से कोई अगर ऐसे रस्म रिवाज हैं ट्रेड के अंदर जो यूज़ होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो वो भी एप्लीकेबल रहेंगे, वो इसकी वजह से कैंसिल नहीं हो जाते। नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इसी तरह से कोई अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक नहीं है लेकिन इसके अगेंस्ट भी नहीं है, तो वो भी वैलिड ही कंसीडर हो रहा होगा। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्लास की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें सेक्शन 2 के अंदर 10 डेफिनेशन मेंशन है इंटरप्रिटेशन क्लास में। प्रपोजल, प्रॉमिस, जिससे हम एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट भी लेंगे, प्रॉमिजर एंड प्रॉमिजी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो रेड कलर में 5 लिखे हुए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, और बाकी जो हैं वो रेलिवेंट जो पॉइंट्स आएंगे तो बाद में हम उनको सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली हम कंसिडरेशन को एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को एक और वीडियो में, और कॉन्ट्रैक्ट की टाइप को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो ये आखिरी 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रपोजल और ऑफर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी एक पर्सन खुद को ऑफर नहीं कर सकता, ऑफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ होगी। और वो सिग्निफाइज यानी इशारा करता है किस चीज का? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यानी वो कोई काम करना चाहता है या किसी काम से रुकना चाहता है जो कि अदरवाइज उसका लीगल राइट है कि वो कर सकता है। तो बाज़ात आप जो है एक जगह पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरा शख्स आपको उसके पैसे देता है और आप बिजनेस करने से रुक जाते हैं, तो इसको एब्सटेन होना कहते हैं या एब्सटीनेंस कहते हैं। अब ये जो इशारा दिया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। यानी जिस शख्स को आप प्रपोजल दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो आपके साथ रजामंदी करे, एग्री करे कि आप वो एक्ट उसके लिए करें या एब्सटिनेंस उसके लिए करें। तो फिर ये समझा जाएगा कि आप उस शख्स को एक प्रपोजल दे रहे हैं, और इस प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 करेक्टर्स हैं, असलम और शाहिद। तो अगर असलम ने ये स्टेटमेंट दी कि आई एम विलिंग टू बाय योर कार फॉर ₹2 मिलियन, डू यू एग्री? तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक तो विलिंगनेस शो की कि वो कार अपनी जो है कार बाय करना चाहते हैं,
और डू यू एग्री, यानी उन्होंने ये भी बड़ा क्लियरली कहा कि जो मकसद है इस बात को कहने का वो ये है कि वो उनकी जो शाहिद की कार है उस पर उनकी असेंट भी लेना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि असलम हैज़ मेड अ प्रपोजल टू शाहिद टू ऑब्टेन हिज असेंट। अब शाहिद अगर उनसे एग्री कर लेंगे तो एक एग्रीमेंट हो जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। अब प्रपोजल और ऑफर में कुछ मजीद पॉइंट्स भी हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये है कि अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ऑफर जो है वो हमेशा किसी दूसरे एक या एक से ज़्यादा पर्सन को की जा रही होती है। तो अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं खुद को अपने खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं खुद को एक नया सेलफोन लेकर दूंगा, तो ये कोई एक लॉ के मुताबिक एक लीगल वैलिड ऑफर कंसीडर नहीं होगी। इसी तरीके से ऑफर के लिए ये शर्त भी है कि वो ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑफर सर्टन या डेफिनेट नहीं होगी तो उसको बेसिकली कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स ही नहीं करवाया जा सकेगा, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, सलमान परचेज द हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव लकी। अब एग्जैक्टली लकी क्या होता है, यानी ऐसा हॉर्स जो एक रेस जीत जाए, ऐसा हॉर्स जो सेकंड प्राइज जीत जाए, ऐसा हॉर्स जो हर रेस जीते, और कब तक जीते। मतलब लकी की जो पर्सपेक्टिव है वो भी लोगों का डिफरेंट होता है। तो सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, इरफान कुड नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट, क्योंकि ये बहुत ही लूज और वेग सी स्टेटमेंट थी कि अगर हॉर्स लकी प्रूव हुआ तो वो फिर सेकंड वन लेगा। तो ये इसको तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि भाई हॉर्स वाकई लकी था या नहीं था। नेक्स्ट है, कैन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी जो पर्सन ऑफर करता है, प्रपोजल देता है, तो वो उसमें कोई कंडीशन भी लगा सकता है, और जहां पर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हो तो फिर उनको दूसरी पार्टी को लाजमी तौर पर बताना चाहिए। जब आप बता देते हैं तो फिर वो आप फॉलो भी करवा सकते हैं। तो कम्युनिकेट होना उनका ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अदील आस्क मोहसिन टू सेंड द रिप्लाई विद ऑफर बाय ईमेल, बट मोहसिन सेंड्स रिप्लाई बाय लेटर। अब देखें कि स्पेशल टर्म्स थी कि जो जवाब है वो ईमेल से ही आना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं हुआ और जवाब लेटर से आया। तो ऑफरर के पास यानी अदील के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो ऐसी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर ये होती है कि जब आप दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आपको ऑफर दें रादर देन कि आप ऑफर कर रहे हैं। जैसे बाद औक़ात हम अखबार में टेंडर नोटिस वगैरह देखते हैं, तो उन टेंडर नोटिस में ये कहा गया होता है कि किसी चीज़ को जो है ख़रीदने के लिए लोग अपना रेट दें। तो अब बेसिकली जो टेंडर नोटिस मोस्टली होता है उसमें आप प्रपोजल मांग रहे होते हैं, ऑफर मांग रहे होते हैं, और खुद से ऑफर नहीं कर रहे होते। तो आपका मकसद ये होता है कि डिफरेंट लोग आपको ऑफर करें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की, मुख्तलिफ अमाउंट्स की, उसमें से जो आपको फिर उनका प्रपोजल पसंद आ जाएगा आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके साथ आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इनविटेशन ऑफ एन ऑफर जो है और ऑफर, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इंटेंशन जो होती है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में वो ये होती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने में, ट्रांजैक्शन करने में रेडी हैं, लेकिन आपकी ऐसी इंटेंशन ऑफर नहीं होती। और अगर कोई उसको कहता है कि जी आई एग्री, तो इट डज नॉट टेंट अमाउंट टू। टेंट अमाउंट का जो लफ्जी मतलब है वो मतलब है कि जी इट रिजल्ट इन, तो वो बेसिकली प्रॉमिस नहीं बन जाता एक्सेप्टेंस पर, बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफर होती है और दूसरा पर्सन आपको ऑफर करेगा, आप अगर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। खासतौर पे ये चीज़ जो है वो डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है। मोस्टली एडवर्टीजमेंट भी समटाइम इनविटेशन ऑफ ऑफर होती हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट समटाइम्स ऑफर भी हो सकती हैं। डिपेंड कर रहा है कि उसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज़ हुआ है, वर्ड यूज़ हुए हैं, वो किस नेचर के हैं कि वो ऑफर को इन्वाइट कर रहे हैं या ऑफर खुद दे रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो इकबाल डिस्प्लेज गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल। तो अब ऑक्शन में चीज़ें सामने रखी तो मकसद ये नहीं है कि आपने ऑफर कर दी और कोई भी आकर उनका रेट लगाएगा तो वो उसी रेट पर लेकर जा सकता है। मकसद ये है कि आपने गुड सामने रखी हैं ताकि लोग उसकी बिडिंग करें, प्रपोजल दें। तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर किसकी तरफ से आएगी? बायर्स की तरफ से आएगी। जो खरीदना चाहता है वो उसके लिए बिड करेगा। नॉर्मली ऑक्शन में क्या होता है कि जो हाईएस्ट बिडर होता है उसकी जो ऑफर होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो इस सिचुएशन में जो ऑक्शन पे गुड्स डिस्प्ले की वो इनविटेशन टू ऑफर है, जो बायर्स की तरफ से बिडिंग होगी वो ऑफर होगी, और जिस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे हैमर स्ट्राइक करके या 1 2 3 बोलकर, तो वो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस होगा और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर पर्सन जो बिड कर रहा होगा उसके साथ ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और सिर्फ उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा जिसने बेसिकली आपको ऑफर किया और आपने उसकी ऑफर एक्सेप्ट की है।
एक और एग्जांपल है कि गुड्स वर डिस्प्लेड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम। तो गुड्स डिस्प्ले आपने सेल के लिए ही की हुई है, मकसद ये है कि आप ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों को पसंद करें और फिर वो आपको ऑफर करें कि वो ये खरीदना चाहते हैं। और सेल्फ सर्विस सिस्टम है, वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम। अब यहाँ पर बेसिकली जो रूल होता है कि वो ये कि जो आइटम डिस्प्ले पर पड़े हुए होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर होती हैं। कस्टमर जब उसको सिलेक्ट करता है तो वो ऑफर कर रहा होता है कि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, और काउंटर पर अगर आप उसकी बिलिंग कर लेते हैं या उससे पैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो बेसिकली इन केस अगर ऐसा होता है कि शॉप पर डिस्प्ले में चीज़ें पड़ी हुई थी, एक कस्टमर एक चीज़ को उठाता है और शॉपकीपर उसे कहता है कि ये चीज़ डैमेज है इसलिए मैं इसको नहीं सेल करना चाहता, या शॉपकीपर कहता है कि मैंने ऑलरेडी किसी और से बात कर ली है कि ये आइटम मैंने उनको देना है तो मैं इसको सेल नहीं करना चाहता, तो शॉपकीपर ये इनकार कर सकता है क्योंकि आप वहाँ पर ऑफ़र कर रहे होंगे और शॉपकीपर के पास ये चॉइस है कि वो आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उस पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो लाजमी तौर पर आपको सेल करे। हाँ, लेकिन एक मरतबा वो बिलिंग कर देता है या आपसे पैसे एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपके और उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर वो चीज़ आपसे वापस नहीं ले सकता। अब हम डेफिनेशन देखेंगे प्रॉमिस की, और प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो लॉ में गिवन है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, यानी जिस शख्स को प्रपोजल दिया जाता है, जिसे हम बेसिकली ऑफरी भी कहते हैं, प्रोमिस भी कहते हैं, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। तो प्रपोजल इसलिए दिया जाता है कि भाई वो भी अपनी रजामंदी शो करे और वो अपनी रजामंदी शो कर दे, असेंट दे दे, तो ये कहा जाता है कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब प्रॉमिस जो है यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लीगल प्रॉमिस है, और इसका मतलब है कि ये पार्टीज के लिए बाइंडिंग होगा कि अब वो इसको परफॉर्म करें। पार्टीज को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर पार्टीज अब परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन या कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकती है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है दैट इज द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग असेंट टू द प्रपोजल, यानी प्रपोजल जो दिया जाता है उस पर रजामंदी करना, असेंट देना, उस पर एग्री करना, इस प्रोसेस को एक्सेप्टेंस कहते हैं। और प्रॉमिस की डेफिनेशन यहाँ पर देखें कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तब वो प्रॉमिस बनता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो है इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। तो हमारे पास सेम असलम एंड शाहिद वाली एग्जांपल है जिसमें असलम की तरफ से जो है ऑफर जाती है और शाहिद उससे जो है एग्री कर लेते हैं एंड ही सेज कि यस इट्स अ डील। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो असलम ने एक ऑफर दी जिसे ऑफर या प्रपोजल कहते हैं, शाहिद की तरफ से वो ऑफर एक्सेप्ट हुई, और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गई तो एक प्रॉमिस फॉर्म हो गया बिटवीन असलम एंड शाहिद। तो ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब टर्मिनोलॉजी की बात करें तो प्रोमिजर और प्रोमिजी की डेफिनेशन है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, यानी जो शख्स प्रपोजल दे रहा होता है उसको हम प्रोमिजर कहते हैं, और अल्टरनेटिवली इसके लिए टर्म ऑफरर भी यूज होती है जो ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। इसी तरीके से वो पर्सन जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा होता है या जिसको प्रपोजल दिया गया होता है उसे प्रोमिजी कहते हैं। प्रॉमिस अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोमिजी, और जब उसे ऑफर की गई होती है तो उसे ऑफरी कहते हैं। तो हम अपनी सेम एग्जांपल अगर दोबारा लेते हैं तो जिसमें ऑफर थी और एक्सेप्टेंस थी, तो इस सिनेरियो में असलम ने क्योंकि एक ऑफर दी है तो ही इज़ अ प्रोमिसर, और क्योंकि शाहिद ने वो ऑफर एक्सेप्ट की है तो शाहिद इज़ प्रोमिस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा कवर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो एग्रीमेंट की टर्म यूज होती है कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब ये प्रॉमिस से बात शुरू होती है एग्रीमेंट की। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अच्छा, अब इसमें बेसिकली फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब क्या है? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है, तो हर पार्टी जो दे रही होती है, जो प्रॉमिस कर रही होती है, उसके बदले में उसे कोई प्रॉमिस मिल भी रहा होता है, कोई चीज़ मिल भी रही होती है, और उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस मिल रहा होता है या एक से ज़्यादा प्रोमिस के बदले प्रॉमिस मिल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस या प्रोमिसेस होते हैं अगर उसमें कंसिडरेशन का फैक्टर भी ऐड कर दें तो एग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ पर वर्ड एग्रीमेंट आना चाहिए।
तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो जो सिनेरियो हम पहले लेकर चल रहे हैं उसी को लेकर चलते हैं। तो पार्टीज़ ने ऑफर भी कर दी, एक्सेप्टेंस भी हो गई। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें कि जो असलम का प्रॉमिस है टू पे ₹2 मिलियन, वो कंसिडरेशन है शाहिद के प्रॉमिस के लिए, जिसमें वो क्या देंगे, कार। और जो शाहिद का प्रॉमिस है कार देने के लिए, उसकी कंसिडरेशन क्या है, असलम का प्रॉमिस टू पे $2 मिलियन। तो असलम का प्रॉमिस शाहिद के प्रॉमिस की कंसिडरेशन है और शाहिद का प्रॉमिस जो है वो असलम के प्रॉमिस की कंसिडरेशन है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक बड़ी क्लियर बात है, हम जनरली लाइफ में जो है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब सेम नहीं है। जब एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो डिफरेंस है वो इन्फोर्सेबिलिटी का। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो याद रखें कि जब आपकी किसी मामले में, किसी एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो, जस्ट सोशल, मॉरल या रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं, तो फिर हम कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। इसी वजह से ये कह सकते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो इक्वेशन है उसमें एग्रीमेंट भी शामिल है लाजमी। लेकिन हर एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इन्फोर्सेबल होगा, और ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब एग्रीमेंट जो हैं वो क्रिएट करते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये है कि पार्टीज ने उस अपने प्रोमिस को लाजमी परफॉर्म करना होता है, और अगर कोई पार्टी उस अपने प्रोमिस को परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी जो है उस पर केस फाइल कर कर उस पर उससे रेमेडी ले सकती है, उसको इन्फोर्स करवा सकती है, उसे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो ये इन्फोर्सेबिलिटी होती है। अगर आप किसी मामले पे पार्टी ने ब्रीच की है और दूसरी पार्टी उसको कोर्ट के थ्रू उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है या कंपनसेशन ले सकती है, तो हम कहते हैं कि ये इन्फोर्सेबल है। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अब कुछ मामलात में यूजुअल प्रिजम्पशन है। अच्छा, वर्ड प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि नॉर्मली ये समझा जाता है, लेकिन अगर हालात से नज़र आए या पार्टी स्पेसिफिकली एग्री कर लें कि ऐसा नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो यूजुअल प्रिजम्पशन ये है कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। अदील इन्वाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। अब देखें, एक प्रपोजल भी है, उसकी एक्सेप्टेंस भी है, एक प्रॉमिस हो गया, लेकिन ये एक सोशल एग्रीमेंट है। इफ अदील फेल्स टू सर्व डिनर टू बाबर, देन बाबर कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट। हम ऑब्वियसली यही इंटेंशन होगी ना कि अगर वो उसको डिनर नहीं भी प्रोवाइड करता तो वो कोर्ट में थोड़ी चला जाएगा उसके अगेंस्ट। एंड सिमिलरली इफ बाबर डिड नॉट टर्न अप, और अदील ने जो है ना अरेंजमेंट किया वो खाने का और उसका वो जो फूड वगैरह वो ज़ाया हो जाए, देन अदील कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट। तो वो दोनों एक दूसरे से जो कह लें कि सोशली तो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाएंगे इस मामले पर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो सोशल और डोमेस्टिक मामलात में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये प्रिजम्पशन है। लाइक अगर दो दोस्त आपस में मिलकर एक बाकायदा स्टाम्प पेपर लेकर बाकायदा एक लैंड की रजिस्ट्री पर साइन करके काम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि भाई फिर यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। हालांकि वो भी एक जो है ना सोशल रिलेशन है उनके दरमियान में। इवन फैमिली मेम्बर्स में अगर दो भाई जो है वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट करते हैं और उसमें विटनेसेस भी मौजूद हैं और वो साइन हो रहे हैं और रिटर्न में हो रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पार्टीज़ की इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, आल्दो कि उनका आपस में जो मैटर है वो डोमेस्टिक जो है उनका रिलेशनशिप है। तो प्रिजम्पशन यूजुअल अप्लाई होती है, अगर स्पेसिफिकली हालात अदरवाइज इंडिकेट कर रहे हो तो फिर अप्लाई नहीं होती। इसी तरह यूजुअल प्रिजम्पशन है कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट में कि मजाक वगैरह कुछ नहीं होता, और जो भी डील्स हो रही होती हैं वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के लिए होती हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर ₹50,000, बाबर एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो यहाँ पे भी ऑफर हो गई और एक्सेप्टेंस हो गई। इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी, यानी लेट्स से कि अदील जो है वो फर्नीचर डिलीवर नहीं करता या बाबर जो है उसके पैसे नहीं देता, तो एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती है, अगर प्रोवाइडेड दैट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। तो कुछ और क्राइटेरिया भी हैं, अभी क्योंकि हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो वो और क्राइटेरिया भी अगर मीट हो रहे हो तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर कोर्ट में केस कर सकती हैं और अपने जो मामला है उसमें उसकी रेजोल्यूशन कोर्ट के थ्रू सीक कर सकते हैं।
सो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहली बात प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की थी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनता है। फिर इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन का फैक्टर ऐड करते हैं तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी का फैक्टर ऐड करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अल्टीमेट हमारा फोकस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 9, जिसमें डिस्कस हुए हैं कि प्रोमिसेस जो हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। तो पहले हम एक्सप्रेस्ड जो है प्रोमिसेस की बात करते हैं। इफ़ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो प्रपोजल मतलब ऑफर, और एक्सेप्टेंस जो है वो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी वर्ड्स में है तो वो प्रॉमिस जो है वो फिर एक्सप्रेस कहलाता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वर्ड्स में तो आपका जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है, और रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो लेट्स से कि टू पार्टीज़ हैं, एक पार्टी दूसरे को ये ऑफ़र करती है कि आई वो की एक कार फॉर ₹3 मिलियन बाई करना चाहते हैं। दूसरी पार्टी जो है वो उसे ये ऑफ़र पसंद आती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिमिलरली फेस टू फेस डिस्कशन के अंदर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसी तरह अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कुछ पार्टी साइन करती हैं तो वो भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर एक्सप्रेस तो हो गया, तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है। तो इम्प्लाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है वो अदरवाइज देन इन वर्ड्स हो तो प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। तो फिर प्रॉमिस को इम्प्लाइड कंसीडर किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अलाउ करते हैं शू शाइनर को कि वो आपके शू पॉलिश कर दें, तो जो शू शाइनर हैं और जो आप हैं, आप दोनों के दरमियान एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बाज़ हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे से कोई वर्ड्स एक्सचेंज ना किया हो। जैसे बाज़ ऐसा होता है कि क्राउडी प्लेस होती है और उस पर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक शू शाइनर जो है डिफरेंट जगह पे सर्विसेज ऑफर कर रहा है, आपने शूज़ उतार के साइड पे रखे हुए थे लेट से, या नहीं भी रखे हुए थे तो वो बाज़ों का वैसे ही जो है पकड़ के भी करना शुरू कर देते हैं कि जी दे वांट टू गिव यू सर्विसेज। तो वो अगर ऐसा करते हैं और आप अलाउ कर देते हैं उन्हें ये करना, यानी आप अपने कंडक्ट से शो कर देते हैं ना, उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला ना आपने कोई लफ्ज़ बोला, तो उन्होंने अपना शू शाइनिंग कर दी, आप उसके बाद उनको रीज़नेबल जो पैसे बनते हैं उसके जो रेट है रूटीन का वो पे करने के फिर पाबंद हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आल्दो के पार्टीज़ के दरमियान कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए। सिमिलर वे में आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर एक कुली जो है वो आपका सामान आके उठा लेता है और आप उसको अपना टिकट वगैरह दिखा देते हैं, जिस का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपका सामान इस जो टिकट के अंदर जो ट्रेन या प्लेटफॉर्म मेंशन है वहाँ तक ले जाए। तो वो उस प्लेटफॉर्म तक जब आपका सामान लेकर जाता है तो उसके जो रीज़नेबल चार्जेस बनते हैं अक्सर इनके पर जो विजिट चार्जेस होते हैं वेट के हिसाब से वो डिफाइंड भी होते हैं, उनके लिखे हुए भी होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो आपको फिर रीज़नेबल चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली थे कि जी एक एक्सप्रेस प्रोमिसेस भी हो सकते हैं जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, और वर्ड्स के बगैर भी इवन ये पॉसिबल है कि प्रॉमिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज़ अप्लाई होगा। तो कुछ ऐसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका खास तौर पे रिक्वायरमेंट है कि राइटिंग में होना ज़रूरी है, जैसे लैंड की रजिस्ट्री, तो वो इम्प्लाइड नहीं हो सकता, वो ऑरली बोल के नहीं हो सकता। बट अदर देन दैट जो जनरल हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, वो लिख कर भी हो सकते हैं, वो बोल कर भी हो सकते हैं, बाय कंडक्ट भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।